हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 18। तो हमारा लेक्चर नंबर हमारा 17 हो गया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ी थी। आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, और आयाम क्या होता है, तात्क्षणिक मान क्या होता है। उसके बाद हमने उसका फार्मूला निकाला था। हम लोग चलते हैं आज आगे। उसके आगे हम लोग आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे थे, वहीं पे हमने टॉपिक एंड किया था। तो आज हम उसके आगे चलते हैं। आरएमएस वैल्यू होती क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो आपसे सिर्फ वैल्यू पूछी जाती है, होता क्या है, ठीक है। इसका मान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, तो हमने आपको बताया था कि आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब आरएमएस वैल्यू को पढ़ते हैं। और एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि जितना ये साइकिल पॉजिटिव में जाती है उतने नेगेटिव में, इतना पॉजिटिव में गया एक नेगेटिव में गया, दोनों का क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो औसत शक्ति क्या हो जाएगी, टोटल 0। इसलिए हम इसको औसत शक्ति निकालने के लिए हमें क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल में क्या होता है, इसका तात्क्षणिक मान ज्ञात करना होता है। तो इसकी अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं, जैसे ये हमारी कोई साइकिल है, समझना दोस्तों, जहाँ पे ना समझ में आए बता देना आप लोग। ये हमारी कोई साइकिल है, मान लेते हैं कि तात्क्षणिक मान I1 है, यहाँ पे I2 है, इस पॉइंट पे I3 है, इस पॉइंट पे IN डॉट डॉट। ये हमारे क्या हैं, तात्क्षणिक मान है। तो अगर इसका आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना है तो आरएमएस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट IN स्क्वायर बाई n। क्लियर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग का इंटीग्रेशन नहीं है मगर आप लोग जान लो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं लिमिट लेके 0 से पाई फुल 360 तक, तो ये सॉल्व होके आ जाता है IRMS बराबर IM बाई रूट 2। ठीक, तो इस पर न्यूमेरिकल आता है कि IRMS कैसे निकालोगे। तो अगर आपको IM या मैक्सिमम मान दिया है तो आप इसका RMS वैल्यू कैसे निकालोगे, तो RMS बराबर क्या हो जाता है, IM बाई 2। या फिर ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, IRMS बराबर 0.707 IM। ये तो हो गया हमारा RMS वैल्यू का ज्ञात करने। या फिर और देखो, अगर वोल्टेज के फॉर्म में पूछे ERMS ना, विद्युत वाहक वाले ERMS के फॉर्म में पूछे, तब क्या लिखोगे, EM बाई रूट 2 या फिर 0.707 IM। आपको मतलब बस चेंज नहीं करना, जो धारा में आएगा वही वोल्टेज में आएगा। अगर वोल्टेज के फॉर्म में आपसे पूछ ले BRMS, तब क्या निकालोगे, तब यही कर देना BM बाई रूट 2 या फिर 707 IM दशमलव। ठीक है, तीनों आपको फार्मूला याद होना चाहिए। RMS मगर हर जगह मान क्या आ रहा है, 0.707 IM। क्लियर। तो ये हमारा हो गया वर्ग माध्य मूल मान या आरएमएस मान। तो हम लोग क्या कहते हैं, परिभाषा, अगर इसकी एक परिभाषा और आती है। अब यहाँ से परिभाषा क्या लिख सकते हो, देखो परिभाषा समझना कि परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, मगर समझ लो। देखो, किसी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्लियर दोस्तों। नहीं समझ में आए बात, वो फिर से बोलो। देखो, इस सब देखते रहो, ये क्या है, तात्क्षणिक मान, धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। फिर ये सॉल्यूशन आ जाता है। या दूसरी परिभाषा हम लोग कह सकते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा उस प्रभावी या उस आरएमएस धारा के बराबर होता है जिसमें उस डीसी धारा के बराबर होता है जो समान समय में समान प्रतिरोध में समान ऊष्मा उत्पन्न करे। ठीक, समान धारा उसमें प्रवाहित करो तो समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करे, प्रतिरोध बराबर है तो। क्लियर। तो ये हमारी होती है आरएमएस वैल्यू। क्लियर, समझ में आया। तो आपको बस यही इतना याद रखना है, ये वाला फार्मूला यही दोनों पेपर में आता। हो सकता है कि आपको करंट के फॉर्म में आ जाए, हो सकता है कि ये वोल्टेज के फॉर्म में आ जाए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। हो गया दोस्तों, चलो ठीक है, मिटाते हैं इसको। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और जो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब देखो, आता है दूसरा हमारा औसत मान।
क्या होता है? औसत मान। क्लियर? औसत मान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, इंग्लिश जरूर जान, एवरेज वैल्यू। क्लियर? तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू भी उसमें भी हम जैसे एसी में हमने निकाला आरएमएस वैल्यू, वैसे ही होता है औसत मान। चूँकि औसत मान भी निकालने के लिए एक पूर्ण चक्र का जो औसत मान निकलेगा वो भी शून्य आएगा, तो इसका भी हम लोग औसत मान निकालने के लिए धारा के तात्क्षणिक मानों का प्रयोग करते हैं। तो अगर पूछा जाए आई एवरेज क्या आएगा, तो आई एवरेज क्या आएगा? I1, देखो यही तो फिर सर्किट बना लो आप लोग, ये सिंपल, ये अब तात्क्षणिक मान लिख लो, I1, I2, I3 डॉट IN। तो धारा के तात्क्षणिक मानों का जो औसत होता है वही क्या कहलाता है? धारा का औसत मान कहलाता है। क्लियर? ये धारा का तात्क्षणिक मान का जो औसत होता है वही क्या कहलाता है? धारा का औसत मान कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगर इसका आई एवरेज लिखना है आपको, तो आई एवरेज बराबर हो जाता है 2Im अपान पाई। क्लियर दोस्तों? 2Im अपान पाई, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। चूँकि अभी हम आपको सारे फार्मूले आप लोग ध्यान में रखते नोट करते हुए चलिए, चूँकि अभी हम एक सवाल लेंगे इस पे, और एक सवाल लेंगे आपको सारा आंसर उसी में 1 सेकंड में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग सारी वैल्यू याद रखिए। अब या फिर इसको क्या लिख सकते हो? आई एवरेज बराबर 0.636 Im, ये भी लिखा जा सकता है आई एवरेज का मान। अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? ई एवरेज, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? 2Em अपान पाई, यही तो होगा वोल्ट। या फिर अगर उस वाले ये विद्युत वाहक बल हो गया, अब वोल्ट के फॉर्म में लिखो तो बी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 2Bm अपान पाई। क्लियर दोस्तों? तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है, चाहे आपको विद्युत वाहक बल के फॉर्म में पूछे एवरेज मान, चाहे धारा के फॉर्म में पूछे, चाहे वोल्टेज के फॉर्म में पूछे। तीनों ही फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मान निकाल सकते हैं। किसका? औसत मान। किसके फॉर्म में? करंट के, वोल्टेज के और विद्युत वाहक बल के, तीनों के फॉर्म में। बस आपको ये सूत्र याद रखना है, यही दोनों पेपर में आता है। क्लियर दोस्तों? और चाहे अब वोल्टेज के रूप में भी लिखना चाहोगे तब भी यही लिखाएगा ना, वी अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ भी वही आएगा 636 Vm, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सा है ना दोस्त। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे फ्रॉम फैक्टर क्या होता है। मिटा रहे हैं तो फ्रॉम फैक्टर की बात होती है, तो फ्रॉम फैक्टर क्या होता है आप लोग बताइए कमेंट करके। फ्रॉम फैक्टर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या? रूप गुणांक। कितना अच्छा नाम है, रूप गुणांक ना। रूप गुणांक, इसको कभी कभी कुछ बुक में या कुछ पेपर में हमने देखा इसको आकृति गुणांक भी लिख दिया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। बहुत कम बुक में मिलता है आकृति गुणांक, मगर आप लोग नोट कर लेना। तो इसका इंग्लिश होती है फ्रॉम फैक्टर। क्लियर? ये याद रखना, फ्रॉम फैक्टर। अब तो आपसे पूछता है फ्रॉम फैक्टर क्या होता है। क्लियर दोस्तों? फ्रॉम फैक्टर क्या होता है तो लिखना, देखो लिख लो, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान तथा औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को फ्रॉम फैक्टर कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रॉम फैक्टर। अब देखो, देखो अगर धारा के फॉर्म में ले रहे हो तो धारा का आरएमएस मान क्या था? 0.707 Im, यही तो आया था। और औसत मान क्या आया था? 0.636 Im, ये आया था ना। देखो Im से Im कैंसिल, और देखो 3 अंक दशमलव, इनमें 3 अंक बाद पहले है, इसमें भी है तो दशमलव भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 707/636 आ जाएगा 1.11। क्लियर? तो अगर इसको हम लोग इस फ्रॉम फैक्टर की बात करें तो फ्रॉम फैक्टर को हम लोग जो दिखाते हैं किससे दिखाते हैं? KF से। तो KF बराबर क्या आ गया?
1.11। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फ्रॉम फैक्टर एक प्रकार का क्या है, रेशियो है, और जब कोई चीज़ रेशियो होता है तो उसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, देखो ये आई एम दोनों कट गया, तो चूंकि दोनों सेम यूनिट थी ऊपर नीचे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। मगर फ्रॉम फैक्टर का मान क्या आ गया, 1.1, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके दोस्तों, अगर समझ में आ रही है तभी करना, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तो बताइए कमेंट करके क्या नहीं समझ में आया। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फैक्टर का मान। ये इंपॉर्टेंट प्लस उसका जो हमने अनुपात बताया है फ्रॉम फैक्टर का, कि एफ बराबर आरएमएस मान बटे क्या होता है, औसत मान या एवरेज मान। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये मान। आप दोनों चीज़ को एकदम ज़बरदस्त तरीके से याद रखना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। शेयर कर दीजिए प्लीज़। चलो मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। फ्रॉम फैक्टर हो गया, इसके बाद हमारा क्या आता है, पीक फैक्टर। नाम सुने होंगे ना, पीक फैक्टर, जिसको क्या बोला जाता है, शीर्ष गुणांक। क्या बोलते हैं, शीर्ष गुणांक या शिखर गुणांक। क्लियर दोस्तों, शिखर गुणांक। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर होता है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान बटे आरएमएस मान। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर। अब देखो अधिकतम मान धारा का कर लोगे तो IM आएगा, और आरएमएस मान IM/√2। तो IM से कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के जाएगा ऊपर √2, और √2 का मान सब लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में आता है 1.414। और जो हम लोग पीक फैक्टर को दर्शाते हैं वो होता है KP। क्लियर। तो पीक फैक्टर का मान क्या आया, 1.414। ये मान फिक्स होता है। अगर न्यूमेरिकल आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आपको दे दे, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये है, इसका फ्रॉम फैक्टर निकालो, एक पीक फैक्टर निकालो। अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो, डायरेक्ट मार देगा। विकल्प में ये दिख रहा है फ्रॉम पीक फैक्टर का मान 1.414, आप डायरेक्ट मार देंगे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी प्रत्यावर्ती धारा का वो चेंज नहीं होता। अगर आपको पूछ रहा है फ्रॉम फैक्टर तो 1.11 मार देंगे तब भी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दिए, चूँकि अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। किसका, एसी का। चूँकि यहीं से एसी में क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम क्या है, पहला हमारा टॉपिक है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। ठीक दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेवर रजिस्टिव सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में CKT लिख दिया जाता है, आप लोग जानते। ठीक है, अब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात हुई, तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता क्या है, पहले ये तो जानो। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें केवल क्या होता है, R होता है, R उपस्थित होता है, L और C अनुपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। चूँकि हम आपको बता चुके हैं कोई भी जो AC परिपथ होता है उसमें R, L तथा C तीनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध प्रतिरोधी की बात किया तो इस दोनों को निगलेक्ट कर दो, खाली R रहेगा, उस परिपथ को बोला जाएगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। क्लियर दोस्तों। देखो अब इसको हम लोग बनाते हैं, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का फिगर। ये देखिए आप लोग फिगर इसका। अब यहाँ हम लोग सिंबल बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब AC है,
और इसमें धारा आई जा रही है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या है, बी आर। अगर आपसे पूछे बी आर वोल्टेज क्या है, तो आर में वोल्टेज ड्रॉप है ना, आर के कारण जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप है वही हमारा क्या कहलाएगा, बी आर। अब इसमें वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, हमने आपको बता दिया। वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे बी क्या है, बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्क्षणिक मान है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे। चूंकि यह हमेशा रोटेट कर रहा है, जैसे ये चेंज होगा ये बार बार चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो इस पे डिपेंड करेगा। अब आप लोग देखिए, अब इसका अगर हम लोग फिर और बात करें इस परिपथ की, तो इसमें हम लोग इसका अगर सदिश खींचें, तो ये हमने मान लिया इसका वोल्टेज है, तो इसकी अगर धारा की बात करें तो धारा कहाँ पे होगी, तो धारा भी यहीं पे होगी, जो होगी बी अपान आर। क्लियर दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वोल्टेज और धारा क्या है, सेम दिशा में है कि नहीं। इसमें वोल्टेज और धारा क्या है, सेम दिशा में है। जब दोनों एक दूसरे के सेम दिशा में होते हैं तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो फाई कहलाता है। वो कितना अंश होगा, 0 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा। अब इसका हम लोग तरंग की बात करें कि इसका हम लोग फेजर में तरंग क्या आएगी। तरंग क्या होती है, जैसे ये, अगर इसकी हम लोग वेव फॉर्म की बात करें तो आप लोग बताइए वेव फॉर्म कैसे बनेगी। ये हमारा मान लो क्या है, वोल्टेज बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, आगे हो जाएगा। तो ये अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म है तो इसमें करंट का फॉर्म कहाँ पे होगा, इसी के फेज में होगा कि नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं ना, जैसे जैसे ये चला है सेम वैसे वैसे ये भी चलेगा। इसका मतलब दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, दोनों के बीच का कोण क्या है, एंगल फाई जो है क्या है, 0 है। और दोनों का ये हो गया तरंग आरेख, जिसको क्या बोलते हैं, तरंग आरेख। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग बता देना, बस खाली आप लोग को एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर करना है। सदिश आरेख, ये सदिश आरेख हो गया, ये इसका तरंग फॉर्म हो गया, ये इसका हमारा सर्किट हो गई। समझ में आया, इसको बोल सकते हैं परिपथ। तीनों समझ में आया। अब इसकी हम लोग इसका डेरिवेशन की अगर बात करें तो आप लोग समझिए, देखो वोल्टेज का इक्वेशन हमारा क्या आया, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, ये आ गया इक्वेशन 1। अब बताओ, जब हमने इसमें वोल्टेज बी अप्लाई किया और इसमें लोड आर लगा हुआ शुद्ध प्रतिरोधी, उसके कारण इसमें धारा फ्लो हुई, तो ओम के नियम से क्या होगा, आप लोग बताइए। ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से बताइए आप लोग क्या होगा, बी बराबर आई आर होगा कि नहीं होगा ना। अगर आई बराबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी अपान आर। जहां ना समझ में आए आप लोग तुरंत कमेंट करना है। अब बताइए आप लोग बी बराबर क्या होगा, देखो समीकरण 1 से, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी अपान आर। क्लियर दोस्तों। अब देखो बी एम अपान आर, ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है और ये आर है। तो बताइए आप लोग इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आई एम लिख सकते हैं कि नहीं। चूंकि आई बराबर क्या होता है, बी अपान आर ही तो होता है, मगर यहाँ बी एम है तो ये क्या हो जाएगा, आई एम, चूँकि ये वैल्यू फिक्स होती है। अब बी एम अपान आर हो गया तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आई एम और साइन ओमेगा टी। ये लाइन आपको समझ में आएगी नहीं, कमेंट करके बताना। जहाँ ना समझ में आए आप लोग तुरंत कमेंट करना। अब चूँकि यहीं से पूरा इसका खेल है, अगर आप लोग इतना समझ गए होंगे तो बहुत आसानी से इसमें सारी चीज़ें आप अब समझ जाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखो ये आई बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, ये आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। आपको समीकरण 1 तथा 2 से कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं। देखो दिख ये रहा है कि आई बी बराबर बी एम है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें। इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और दोनों इसमें साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब समीकरण 1 दोनों साथ साथ चलने का मतलब यही होता है, जब वोल्टेज अगर कहेगा एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, उसमें वोल्टेज का मान 0 है, उस समय धारा का मान क्या होगा, तो आप बिना किसी संकोच के क्या बताएंगे, 0 होगा ना, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब कोई पूछ ले आपको शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज का मान अधिकतम है, उस कंडीशन में धारा का मान क्या होगा, वो भी अधिकतम होगा। क्यों अधिकतम होगा अगर पूछ ले, तो क्योंकि दोनों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में साथ साथ चल रहे हैं। जब साथ साथ चल रहे हैं तो उनका भी 0 तो हमारा भी 0, उनका हाई तो हमारा भी हाई। क्लियर दोस्तों। ये हो गई हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात। अगर आपसे इसमें पूछे दोनों के बीच फेज अंतर कितना है,
तो क्या है 0 अंश ना, दोनों के बीच में कोई भी फेज अंतर नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई, अगर पूछ लिया जाए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है तो क्या बताओगे? तब भी कहोगे 0 अंश। अगर बात कर लें इसकी पावर फैक्टर की, इसका पावर फैक्टर फाई 0 है तो कॉस फाई बराबर कॉस 0 अंश है तो कॉस 0 की वैल्यू 1। अगर इसका पूछे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा तो क्या होगा? इकाई होगा। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर? आपको अगर समझ में आ गया हो इसका डेरिवेशन तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं आगे। बस आप लोग को वीडियो को शेयर कर दो यार, आप लोग बढ़ नहीं रहे हो, वीडियो को शेयर कर नहीं रहे हो। मैक्सिमम लोग को बुलाओ जिससे मज़ा आए और ज़बरदस्त ना। समझ में आ गया? चलिए ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब इसमें शक्ति की बात आती है कि इसकी शक्ति क्या होगी, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की पावर क्या होगी। तो आपको एक चीज़ पहले, उसके पहले अब पावर की जब बात हो रही है तो हम आपको एक चीज़ यहाँ पे और दिखा दें पावर में ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो पावर को जानने के लिए हम पहले आपको फेजर ही खींच देते हैं, एक तरंग खींच देते हैं, आप लोग खुद समझ जाओगे हो क्या रहा है इसमें। देखो अगर ये हमारा क्या हो गया वोल्टेज की सर्किट, क्लियर, ये हमारी हो गई धारा की, हमने बता ही दिया पहले वाले में। अब ये वोल्टेज की हो गई, ये धारा की होगी, तो पावर क्या होता है किसी सर्किट में? P बराबर BI होता है। इसका मतलब दोनों का गुणा होगा ना, और दोनों सेम सेम चल रहे हैं तो गुणा होगा तो कहाँ चली जाएगी पावर? यही तो होगी इस भाग की। चूंकि ये भी धारा भी पॉजिटिव में है, वोल्टेज भी पॉजिटिव में है, तो दोनों का गुणा क्या आएगा? पॉजिटिव है तो आएगा। अगर दो पॉजिटिव है, दोनों का गुणा क्या आता है मैथमेटिक्स के अनुसार? पॉजिटिव आता है। आप लोग कर, ये किसकी सर्किट हो गई? पावर की। और ये हमारी किसकी थी? वोल्टेज की। और ये हमारी किसकी थी? धारा की। आप लोग कमेंट करके बताइए ये भाग समझ में आया कि नहीं, चूँकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो समझ में आया? कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया? अब देखो ये हमने पॉजिटिव साइकिल की बात की, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव साइकिल की। आप लोग एकदम प्यार से समझना, ना समझ में आए तो बता देना कमेंट करके, हम आपको फिर से बता देंगे। अब ये नेगेटिव साइकिल की बात हुई, नेगेटिव साइकिल की, अब नेगेटिव साइकिल का वोल्टेज है, ये नेगेटिव साइकिल क्या है? धारा है। नेगेटिव साइकिल का वोल्टेज, नेगेटिव साइकिल की धारा। अब ये बताओ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है कि नहीं? जब धारा भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव का गुणा क्या आता है? तो आप क्या कहोगे? पॉजिटिव। मैथमेटिक्स आता है ना ये ना, दो नेगेटिव का गुणा क्या आता है? पॉजिटिव। अब दोनों का जब पॉजिटिव आएगा तो इसकी सर्किट कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब पावर क्या हो रही है? कुछ यहाँ से आपको दिख रहा है? यहाँ से देखो बहुत कुछ दिख रहा है ना, खाली आप लोग देखो तो सही से। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि हमारी जो पावर है, चाहे वोल्टेज या करंट पॉजिटिव में जा रहे हो चाहे नेगेटिव में जा रहे हो, मगर हमारी पावर ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? इसका मतलब दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की पावर कैसी होती है तो ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और जिस सर्किट की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है वही चीज़ पावर को कंज्यूम करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हमारा प्रतिरोध होता है वही पावर को कंजम्पशन करता है ना। ऊर्जा व्यय कौन करता है? प्रतिरोध करता है, सिर्फ प्रतिरोध। ये वाला उसी की बात अभी हम बाद में करेंगे। तो पावर का कंजम्पशन कौन करता है? तो सीधे सीधे कौन करेगा? आर करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो पावर है वो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव हो रही है कहीं? आप लोग बताइए। नेगेटिव नहीं आ रही तो पावर का कंजम्पशन करेगा। अगर पूछे ये सर्किट, ये फेजर जो है पावर का, ये कैसा है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सममित है कि असममित है? तो आप लोग बता देना अनसिमेट्रिकल है, असममित है। सममित कब होता है? जब जितना पॉजिटिव में जाता है उतना नेगेटिव में जाता है पावर, तब कहते हैं ये सिमेट्रिकल है। बट ये बार बार पॉजिटिव में, चाहे हमारी करंट पॉजिटिव में जाए चाहे नेगेटिव में जाए, वोल्टेज करंट, मगर ये बार बार पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो इसका तरंग है क्या है? अनसिमेट्रिकल है। क्लियर दोस्तों?
और यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि पूछ लेता है पावर की फ्रीक्वेंसी। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो पावर निकल के आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की, क्या होगी। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वोल्टेज तथा धारा की फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। क्लियर दोस्तों, करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, 2 गुना होती है। तो समझ में आया यहाँ तक? ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका हम लोग अगर डेरिवेशन की बात करें तो हम लोग देखो निकाल देते हैं। अगर आप लोग कहो देखो तात्क्षणिक शक्ति, अब अगर निकालना है तो आप लोग देखो अगर किस शक्ति निकालना है तो P बराबर क्या निकल के आएगा, B डॉट आई। आप लोग देखो 2 तरीका है निकालने का, जो तरीका मेन है उसी से हम बताते हैं आपको, जो थोड़ा लंबा जाएगा। B बराबर क्या होता है, BM साइन ओमेगा टी, I बराबर IM साइन ओमेगा टी। अब लोग देखो BM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको यहीं से थोड़ा इसको टफ लगेगा। आपको क्यों टफ लगेगा, क्योंकि अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग चेंज करेंगे, BM IM ले लेंगे। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको देखो यहाँ आएगा नहीं, ये चीज़ जो चीज़ आएगा हम उसको बता दे रहे हैं, बस आप लोग सीक्वेंस से सिर्फ देखते रहो। अगर बात करें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या आता है तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। क्लियर, आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री जाके देख लोगे वहाँ पे आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये आता है। अब इसका गुणा करा दो ना, इसका अगर आप लोग गुणा कराओगे बताओ क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका गुणा क्या आएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोग को? इसमें अगर गुणा कराया जाए तो इसका मान क्या आएगा बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, BM IM। क्लियर दोस्तों, BM IM, और ये क्या हो जाएगा BM IM cos 2 ओमेगा टी। क्लियर। अब इसमें एक लाइन हमने यहाँ से थोड़ा सा मिस किया है, यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 1/2 जुड़ेगा तब ये चेंज होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया ये। अब इसमें आप लोग करना 1/2 BM IM, यहाँ 1/2 BM IM cos 2 ओमेगा टी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, cos 2 ओमेगा टी आ रहा है। अगर 2 ओमेगा टी आ रहा है इसका मतलब 360 जाएगा, और हम लोग जानते हैं एक 360 जाएगा, इसका मतलब एक पूर्ण साइकिल बनेगी। और हम जानते हैं एक पूर्ण साइकिल के लिए किसी उसका परिपथ का मान क्या होता है, 0। तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला भाग हमारा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाला भाग हमारा हो गया 0 ना, ये वाला भाग 0 हो गया। तो कौन सा बचा वो, तो हमारा P बराबर क्या बचा, 1/2 BM IM। क्लियर दोस्तों। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या लिख सकते हो, BM/√2, और ये लिख सकते हो IM/√2। कहो कैसे, चूंकि √2 का गुणा 2 आ जाएगा ना, तो इसके नीचे √2 लिख दिया गया, IM के नीचे √2 लिख दिया गया है। क्लियर। अब बताओ BM/√2 को क्या लिख सकते हो, BRMS है कि नहीं, और IM/√2 को IRMS। क्लियर। और जो ये वाला हमारा भाग था ये हो गया 0। तो ये हमारी क्या हो गई, उस परिपथ की शक्ति हो गई। और डायरेक्ट लिखना चाहो तो हम लोग जानते हैं किसी AC सर्किट का BI cos phi होता है, और पावर फैक्टर का मान 1 है तो B बराबर BI, और ये हमेशा RMS वैल्यू ही होता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, मगर आपको जो प्रोसेस है निकालने का यही है। क्लियर। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। यहाँ से बस आपको यही एक फार्मूले का आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा जो आता है ना, तो वहीं से आपको ध्यान में रखना है। बस वही एक फार्मूला आपको याद है तो सारा मान निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग बताइए ये चीज़ें आपको पूरी समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए इसका तात्क्षणिक मान जो शक्ति होती है वो क्या आती है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की, तो हमेशा धनात्मक आती है, क्योंकि क्या होता है,
जो वोल्टेज हमेशा या तो दोनों साथ पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव में रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जब नेगेटिव में दोनों जाएंगे दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए पावर क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और पावर जब हमेशा पॉजिटिव होगी तो ये पावर को कंजंक्शन करेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं इसमें। और हो गया ठीक दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं, चूँकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हल्का से। ठीक, तो देखो यहाँ से अब हम लोग आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या बना ना, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ से क्वेश्चन क्या बना। पहला क्वेश्चन ये बना कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में करंट और वोल्टेज किस कैसे होते हैं। तो करंट और वोल्टेज समान दिशा में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच का कोण कितना होता है। तो आप लोग बता देना फाई बराबर 0 अंश ना, पावर जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, कितना कोण बना, 0 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है ना, कलांतर कितना होता है, तब भी आप बोल देना 0 अंश। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये बना कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की जो पावर होती है वो कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की जो पावर होती है औसत क्या होती है, वो धनात्मक होती है। फिर अगला क्वेश्चन ये बना, 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन ये बना कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की जो पावर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की जो पावर की फ्रीक्वेंसी होती है वो करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। ये 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस 6 क्वेश्चन, अगर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर या शक्ति गुणक कितना होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, उसका शक्ति गुणक जो होता है वो होता है पॉइंट कह रहे हैं 1 होता है ना, यूनिटी। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो पावर फैक्टर शक्ति गुणक क्या होता है, यूनिटी होता है। तो आप लोग के लिए एक हम न्यूमेरिकल देते हैं, आप लोग को उसको लगा के लाना है। ठीक है, आप लोग लगा के लाओगे, आंसर बता देना। जैसे इक्वेशन दे दिया जाए I बराबर 42.42 साइन 628t। ठीक, एक इक्वेशन दे दिया गया I बराबर 42.42 साइन 628t। अब आपसे इसमें कह रहा है कि आप इसका फ्रीक्वेंसी निकालिए, आवृत्ति का मान निकालिए ना। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसकी आवृत्ति निकालो तो आप लोग कैसे निकालोगे, एक थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। आप लोग सब कुछ इसका निकाल लीजिएगा, निकाल दे रहे हैं आवृत्ति, उसके बाद आप लोग इसकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फ्रॉम फैक्टर, हर चीज़ इसका निकाल लेना। हम फ्रीक्वेंसी निकाल के बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। देखो अब हम लोग समीकरण तो हमने आपको पढ़ा चुका है। आई बराबर क्या होता है, IM साइन 2πft। चूँकि फ्रीक्वेंसी निकालना तो इसे तुलना करोगे ना, या फिर अगर नहीं समझ में आएगा इतना वाला लिखने तो आप लोग यहाँ लिख देना ओमेगा टी। क्लियर, तब भी सही आएगा। अब आप लोग देखो ये समीकरण में अगर ओमेगा में ही फ्रीक्वेंसी आती है, और देखो टी है, ओमेगा के स्थान पे कितना दिया है इसमें इक्वेशन में 628। तो आप लोग बताओ ओमेगा बराबर क्या लिखोगे, 628 से तो लिखोगे, एकदम समझना, 628 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। 628 हो गया। अब आप लोग बताइए ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। 2πf बराबर 628। कोई दिक्कत, जहाँ से दिक्कत होगी आप लोग तुरंत कमेंट करना। 628 आ गया। अब देखो अगर f बराबर बात करें तो 628/2π, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो 628/2। अब बताओ पाई का मान क्या होता है, 3.14। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखो 628/2 गुणे क्या हो जाएगा, 314 कर दो इसको, इंटू दशमलव के स्थान पे 1 लिखो, 2 अंक है आगे, 2 जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको काटो, 314 51 में 1 दूना 628, 2 बार जाएगा। अब इसको 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो आप लोग बताओ यार फ्रीक्वेंसी क्या आई, बताओ
इस सर्किट की फ्रिक्वेंसी कितनी आई, तो आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे क्या, 100 हर्ट्ज़। आप लोग कमेंट करके बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं। कल हम लोग ऐसे ही एक सवाल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसका हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे, अधिकतम मान, आरएमएस मान, औसत मान, पीक फैक्टर, फ्रॉम फैक्टर, फ्रिक्वेंसी, सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगे एक ही सवाल में। आप लोग प्रैक्टिस करना, उसके बाद जब थ्योरी ख़त्म होगी, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप लोग को एक काम करना है छोटा सा, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर देना है और इसको फैला देना है हर सभी लोगों के पास, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़े तो हम और एनर्जी के साथ पढ़ाएं ना, और मज़ा आए। आप लोग बहुत कम लोग रहते हो यार, और लोग आओ, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका हमारा ये जो वीडियो था कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो और लाइफ में आपको सफलता मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।